डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोलाइडों से सामान्य अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। जनरल एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। कोलाइडल चैप्टर का सारी स्टडी करने के बाद जेल के बारे में, इमल्सन के बारे में और कॉमन सोल के बारे में बात करने के बाद आज हम इसके लास्ट टॉपिक, इनके एप्लीकेशन, इनके यूज के बारे में बात करते हैं। कॉमन सी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो और जानते हो। सबसे पहला एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमारे फूड प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, इनमें रोटी है, मक्खन है, पनीर है, दूध है, ऑल दिस थिंग आर कोलाइड। मक्खन का हमने एग्जाम्पल किया था, पनीर का एग्जाम्पल जस्ट लाइक दही, सॉलिड में लिक्विड हुआ, सॉलिड ज़्यादा मात्रा, प्रक्षेपण माध्यम सॉलिड। मक्खन में भी यही होता है। दूध, मिल्क इमल्सन होता है। रोटी सॉलिड में लिक्विड, जो लास्ट में अपने जेल पर डालते हैं। तो ये सारे के सारे कोलाइडल पदार्थ हैं। रोटी बनाते हैं, जैसे गेहूं की रोटी या बाजरे की, उसमें अपन पानी मिलाते हैं। पानी कम मात्रा में होता है, लिक्विड कम मात्रा में होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है। और उसको हम सुखा लेते हैं, जब उसको पकाते हैं तो सॉलिड रहता है ज़्यादा, लिक्विड होता है कम। तो ये जेल का एग्जाम्पल है। कोलाइडल ड्रग्स। कोलाइडी औषधियों का सरलता से स्वांगीकरण, एसिमिलेशन तथा अधिशोषण हो जाने के कारण कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रचलित होती हैं। बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाने के कारण और आसानी से ब्लड के अंदर सर्कुलेट, अपनी जो विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। यही स्वांगीकरण होता है। तो अधिशोषण हो जाने के कारण कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो ऑर्जिरोल एंड प्रोटॉर्जिरोल, ऑर्जिरोल, प्रोटोर्जिरोल चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन होते हैं। चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन होते हैं जो आंखों की पलकों में हुए रोगों के उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशंस है। इसी प्रकार कोलाइडल गोल्ड, स्वर्ण, मैंगनीज, कैल्शियम, आयरन, तांबा आदि स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। ये सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन। ये टीबी व रिकेट के उपचार में भी उपयोगी है। कोलाइडल सॉल्यूशन में टीबी व रिकेट के उपचार में भी काम में लिए जाते हैं। जो आपको याद आए वो सब लिख दो इसमें। सोचोगे तो सारे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं या सारी जो बातें हैं वो याद आ जाएंगी। डे टू डे लाइफ की होती है। कोलाइडल गंधक, तीव्र कीटाणुनाशी होता है। कोलाइडल गंधक होता है, वो क्या होता है? तीव्र कीटाणुनाशी होता है। इसी तरीके से कोलाइडी एंटीमनी होता है, उसको काला आजार के उपचार में यूज किया जाता है। ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से कोलाइडल कैल्शियम, ग्राइप वाटर में बच्चों को सूखे रोग में बच्चों को दिया जाता है। ग्राइप वाटर आता है, उसके अंदर कोलाइडल कैल्शियम होता है। इसी तरीके से फिटकरी व FeCl3 का उपयोग कट जाने पर खून को रोकने में जो उपयोग करता है, ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि कोलाइड के रूप में इंजेक्ट किए जाते हैं। पेनिसिलिन व स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो इंजेक्शन लगता है वो भी क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा द्रव एंटासिड, डाइवोल आदि कोलाइडल प्रक्षेपण है। एसिडिटी के लिए एंटासिड यूज लिया जाता है, तो ये डाइवोल नाम से बिकती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी कोलाइडल प्रक्षेपण है। बहुत सी प्रसाधन वस्तुएं हैं, जैसे फेस क्रीम, शैम्पू, सेंट, शेविंग क्रीम आदि कोलाइडल प्रक्षेपण हैं। सारी की सारी मोस्ट ऑफ चीज़ें जो आप यूज़ करते हो फेस के लिए, वो सारी की सारी क्या होती हैं? मोस्ट ऑफ मतलब सारी हो जाती हैं लगभग, तो कोलाइडल प्रक्षेपण। त्वचा रोग के मरहम भी कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। स्किन के लिए जो मरहम यूज की जाती हैं। इसके अलावा साबुन तथा अपमार्जकों का सफाई में उपयोग। साबुन और अपमार्जक होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, उनको अपन सफाई में यूज करें। साबुन जल में विलय करने पर झाग देता है, इसमें कोलाइडी प्रकृति होती है। इस पर चिकने पदार्थ और गंदगी के अन्य कणों का अधिशोषण हो जाता है।
जिससे ऐसे पदार्थ कपड़ों से अलग हो जाते हैं और जल प्रवाह के साथ बह जाते हैं तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इमल्सन बनता है। ठीक है। वाइट मल निष्कासन, सीवेज का जो है उसको हटाने के लिए शहर के गटर और नालों में बहने वाले पानी में मल और गंदगी के कण कोलाइडी अवस्था में होते हैं जिन पर ऋण आवेश होता है। मोस्ट ऑफ जो कोलाइडल सॉल्यूशन इनका बनता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और इस वाइट मल को एक कुंड में एकत्रित किया जाता है और इलेक्ट्रोड लगी देती है। इसमें विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम पढ़ चुके हैं, जिससे ये कण एनोड पॉजिटिव पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार इन कणों को खाद बनाने में तथा अवशिष्ट जल को सिंचाई में काम में लिया जा सकता है, दोनों को अलग अलग करके। ठीक है। इसके बाद है चर्म शोधन, टैनिंग। चर्म शोधन क्या होता है, खाल तथा चमड़ा दोनों की जेल संरचनाएं हैं। खाल जो होती है वो भी और चमड़ा दोनों ही जेल होते हैं। इनमें प्रोटीन कोलाइडी अवस्था में होता है। प्रोटीन क्या होता है, कोलाइडल स्टेट में होता है। जब चमड़े को टेनिन में भिगोया जाता है, टेनिंग नाम दिया ना इसको, जब चमड़े को टेनिन में भिगोया जाता है तो चमड़े के धन आवेशित कण पॉजिटिव तथा टेनिन के ऋण आवेशित कणों का परस्पर स्कंदन हो जाता है। इससे चमड़ा कठोर हो जाता है। इस क्रिया को चर्म शोधन कहते हैं। चमड़ा है, स्किन है, खाल है, जैसे किसी एनिमल की खाल है तो वो क्या होगी, लिक्विड सी होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। उसको कठोर करने के लिए अपन उसकी टेनिंग करते हैं, चर्म शोधन करते हैं। टेनिंग के लिए अब चमड़ा जो होता है उसमें प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए चमड़ा जो होता है वो धनावेशित कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में बिहेव करता है। उसका जब टेनिन के साथ और टेनिन ऋणावेशित कोलाइडल सॉल्यूशन जब उनका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो क्या होता है, स्कंदन होता है और स्कंदन से वो जो चमड़ा होगा वो कठोर हो जाता है। तो इसको चर्म शोधन कहते हैं। फोटोग्राफी प्लेट, चमड़े के धनावेशित कण होते हैं। अब ये याद रखना है, तो पॉजिटिव होगा तभी तो ऊपर चमड़ा होगा, स्किन होगी, तो ये याद रहेगा चमड़ा होता है वो धनावेशित, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अपोजिट टेनिन मिलाते हैं वो ऋणावेशित हो जाएगा। फोटोग्राफिक प्लेट, इसमें पतले कांच की प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर, पतले कांच की जो प्लेट होती है उस पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की तय चढ़ी रहती है। सिल्वर ब्रोमाइड जैसे आता है ना, कई बार क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफी प्लेट में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड लिया जाता है, AgBr। पोटेशियम ब्रोमाइड और जिलेटिन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। जिलेटिन होता है उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन मिला देते हैं और सिल्वर नाइट्रेट मिला देते हैं, तो उस पर एक फिल्म बन जाएगी किसकी, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा उसी में, जो सूक्ष्म निलंबन के रूप में होता है। जिलेटिन रक्षक कोलाइड का कार्य करता है। यहाँ पे जिलेटिन किसके रूप में बिहेव कर रहा है, रक्षक कोलाइड में, मतलब उसको एकदम से सूखने से बचाता है। धुआं का अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, फैक्ट्री की चिमनी से निकला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये एक प्रमुख वायु प्रदूषक है, आपको पता है। तो धुआं कार्बन कणों का वायु में कोलाइडी प्रक्षेपण होता है। धुआं क्या होता है, कार्बन के कणों का वायु में कोलाइडल प्रक्षेपण होता है। वैसे एयर होती है वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। इन कार्बन कणों को धुएं से अलग करने के लिए विपरीत आवेशित धातु प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर अवक्षेपित करना है। कार्बन के ऋणात्मक कण धन आवेशित इलेक्ट्रोड के संपर्क में आकर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। कार्बन के ऋणात्मक कण धन आवेशित इलेक्ट्रोड के संपर्क में आकर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं तथा चिमनी से निकलने वाली गैस धूम रहित हो जाती है तथा कण के केंद्र में बैठ जाती है। कॉमन चीज़ें हैं कि इसमें डायग्राम बना हुआ है, आपको याद करना तो कर लेना, तो ज़रूरी नहीं है। ये सॉलिड कार्बन है, ये हाई वोल्टेज DC डायरेक्ट करंट, ये कैथोड प्लेट है और ये एनोड प्लेट है। दो होते हैं ना, कोई भी सेल के रूप में होता है, एक एनोड और एक कैथोड। गैसेज विदाउट डस्ट, यहाँ गैसेज डस्ट एंड कार्बन पार्टिकल्स, ये एनोड प्लेट है, ये सॉलिड कार्बन, यहाँ से कार्बन नेगेटिव पार्टिकल होता है, इसलिए एनोड पे जमता है। कार्बन यहाँ पे नेगेटिव कोलाइड के रूप में होता है एयर में, तो वो इसके साथ जम के अलग हो, सॉलिड कार्बन अलग हो गया और कार्बन के जम जल शोधन। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया आदि उपस्थित अपने को पता ही है। इसमें इन कणों पर ऋणावेश होता है। इनको अलग करने के लिए जल में पोटास एलम फिटकरी डाली जाती है। फिटकरी में उपस्थित Al3+ आयन, जल में उपस्थित मिट्टी
ऋणावेशित अशुद्धियों को उदासीन करके अवक्षेपित कर देते हैं और सौ जल को निखार कर लगाते हैं। फिटकरी क्यों डालते हैं? फिटकरी डालते हैं ये भी ये कोलाइडल एक्शन ही है। फिटकरी जब उसमें डालते हैं तो अशुद्ध जल होता है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे वो एटमॉस्फेयर में एयर है, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें Al3+ आयन जो होता है वो ऋणावेशित पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है, उनको उदासीन करके नीचे बैठा देते हैं और स्वच्छ जल अपने को मिल जाता है। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? याद कर लेना इसको। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फिटकरी के सूत्र में? 24। नदियों के डेल्टा की उत्पत्ति। नदियों का जो डेल्टा होता है वहाँ भी ये कोलाइडल सॉल्यूशन की कमाल है। नदी का जल अपने साथ रेत, कण तथा अन्य बहुत से पदार्थ निलंबित अवस्था में होते हैं। अब नदी का जल है वो पहाड़ी से निकल के मैदान में बहता है और फिर समुद्र में मिलता है, तो साथ में खूब सारी जेल वगैरह आती हैं, कई पदार्थ, मिट्टी के कण और कई अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो ये कोलाइडीकरण होता है, वो ऋणावेशित हो। जब नदियों का जल समुद्र के पानी की संपर्क में आता है तो उसके कोलाइडीकरणों का स्कंदन हो जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी में कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। MgCl2 है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो उनकी उपस्थिति होती है। क्योंकि आपको पता है समुद्र में नमक ज़्यादा होता है, ज़्यादा सॉल्ट होते हैं, तो उसके संपर्क में ये जो ऋणावेशित कोलाइडल पार्टिकल्स आते हैं तो जिन धनायनों से स्कंदन हो जाता है। इनमें जो धनायन होते हैं उनसे स्कंदन, और स्कंदित कण गुरुत्वाकर्षण के कारण जम जाते हैं, जिससे ये पदार्थ एक टोकर डेल्टा का रूप धारण कर देते हैं। समझ में आ गई? नदी के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं और सारी और भी अशुद्धियाँ हैं। जो नेगेटिव अशुद्धियाँ होती हैं वो समुद्र का पानी जब इनके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें समुद्र के पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जो मैग्नीशियम +2 आयन, सोडियम + आयन, कैल्शियम +2 आयन, ये जो आयन्स होते हैं, ये जो नदी का पानी आता है उसके साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं ऋणावेशित, उनके साथ क्रिया करता है और बैठ के वहीं क्रिया करता है और स्कंदन होता है, और स्कंदन के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस कारण वो जम जाते हैं और डेल्टा का निर्माण होता है। रबर उद्योग, रबर के पौधों से प्राप्त दूध में कोलाइडीकरण होते हैं, आपको पता ही है। रबर उद्योग में जो लेटेक्स आता है प्लांट से निकलता है, जिन पर ऋणावेश होता है। इस दूध में जिस चीज़ को बनाना हो उसका सांचा बनाकर डाल देते हैं। रबर का जो प्लांट है उसको काट के उससे लेटेक्स निकाला जाता है, दूध निकाला जाता है। इसका मतलब प्लांट को मारना नहीं चाहिए, अपन काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ये याद रखना है। इसलिए उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। रीज़न ये नहीं है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस दूध में जिस चीज़ को बनाना हो उसका सांचा बनाकर डाल देते हैं, सांचे को एनोड बना देते हैं, जिससे रबर के ऋण आवेशित कणों का स्कंदन हो जाता है, तब वस्तु सांचे में बन जाती है। सीधी सी बात है, रबर आराम से बन जाता है। रंजन मतलब डाइंग, कपड़ों की रंजन में प्रयुक्त रंग बंधक के कोलाइडीकरणों पर रंजक का अधिशोषण होता है। आकाश का नीला रंग, वायुमंडल में किस ऐसे के धूल व जल के कण तैरते रहते हैं, कण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग कर देते हैं, नॉट डिस्पर्सन। क्या करते हैं? स्कैटरिंग करते हैं। केवल नीला प्रकाश ही प्रकीर्णित होता है, शेष अवशोषित हो जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि धूल के कण कोलाइडीकरण है। ये डेल्टा की बात बताई। यहाँ समुद्र का पानी है जिसमें Ca+2, Mg+2, K+, Na+ आयन्स हैं। इधर से वाटर आ रहा है, उसके साथ नदी का पानी आ रहा है, उसके साथ चार्ज पार्टिकल्स हैं, टेस्ट पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे सस्पेंड होंगे, नेगेटिव कोई पॉइंट नहीं, यहाँ डेल्टा बन जाएगा। बीच में ये डायग्राम भी बड़ा अच्छा बनाया है इसने। इसके बाद है अपने पास वर्षा। बादलों में पानी की बूंदें वायु में प्रक्षिप्त रहती हैं। एयर के अंदर वाटर ड्रॉप्स आर डिस्पर्स्ड फेज। जल वाष्प से संतृप्त वायु में ठंडक में जल के कोलाइडीकरण बन जाते हैं। इन कोलाइडीकरणों का संघनन होने पर जल की बड़ी बड़ी बूंदें, बड़ी बूंद बन जाएंगी तो ठहर नहीं पाती हैं उसमें, तो गुरुत्वाकर्षण का नीचे गिरने लगती है। कभी कभी विपरीत आवेशित बादलों में मिलने से भी स्कंदन होता है, जिससे भी वर्षा होती है। कहते हैं बादल फटना, दो बादल टकरा जाते हैं तो वहाँ भी आपस में विपरीत आवेशी बादल टकराएंगे तो स्कंदन होगा और वर्षा होगी। रक्त, ब्लड एक कोलाइडल वेन है जिसमें एल्बुमिन जल में प्रक्षेपित रहती है। रक्त में ऋणावेशित कण होते हैं।
रक्त के बहने पर ताज़ा फिटकरी विलेन या फेरिक क्लोराइड विलेन डालने से, रक्त के बहने पर ताज़ा फिटकरी विलेन या फेरिक क्लोराइड डालने से Al+3 एंड Fe+3 आयन होते हैं, वो कोएगुलेशन करते हैं, क्योंकि रक्त क्या है, ऋणावेशित है, रक्त प्रवाह रुक जाता है। ऐसे मिट्टी, उर्वर मिट्टी कोलाइडी होती है, फर्टाइल जो मिट्टी होती है कोलाइडल होती है, क्योंकि उसके अंदर पानी को रोके रखने की कैपेसिटी होती है। आपको पता होगा थोड़ा पानी रहेगा तो सॉलिड के अंदर लिक्विड जो कोलाइडल सॉल्यूशन उसका जेल बन जाएगा, जिस कारण ये नमी तथा पोषक पदार्थों का अधिशोषण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। विषैले पदार्थ आधुनिक युग में प्रयुक्त बम या गोलों आदि में अनेक विषैले पदार्थों का प्रयोग होता है जो उत्तेजक धूम्रपट स्मोक स्क्रीन देते हैं। ये विषैले पदार्थों का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार से कोलाइडल डे टू डे लाइफ में बहुत ही उपयोगी केमिकल्स हैं, ये कह सकते हैं। केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं तो केमिकल्स हैं या पदार्थ हैं। थैंक यू।